दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से टीईटी के लिए यूपीटीटी और सीटीईटी के लिए कुछ प्रमुख प्रश्न से अवगत कराने जा रहे हैं और वे ये प्रश्न हमारे मनोविज्ञान से होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट की से होंगे और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि अगर परीक्षा देना है तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए आप पूरा वीडियो लयबद्ध तरीके से देखें। एक एक प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और इसके अतिरिक्त हमारी यही उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं होगा। आपको मनोविज्ञान में सबसे पहला प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, आराम से अपना राइटिंग कर लीजिए। बिना राइटिंग के किसी भी प्रकार की कोई स्टडी आपकी परिपूर्ण नहीं होनी है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सृष्टि चलती रहे। क्या? सृष्टि चलती रहे, जीवन क्रम चलता रहे, इस जिम्मेदारी को अंतिम रूप देने के लिए ईश्वर ने किस पर जिम्मेदारी डाली? क्या? सृष्टि चलती रहे, जीवन क्रम चलता रहे, इस जिम्मेदारी का जो अंतिम रूप देने का श्रेय ईश्वर ने किस पर डाला? आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, नोट करिए। पुरुष, स्त्री, समाज और परिवार। क्या ऑप्शन मिले? 4 ऑप्शन आपको मिले। पुरुष, स्त्री, समाज, परिवार। अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि ये जिम्मेदारी पुरुषों पर होगी। तो कई लोग, ऐसा नहीं कि कई लोग स्त्रियां भी सोच रहे होंगे, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते। कुछ लोग तो समाज कह रहे होंगे, तो कुछ लोग परिवार को भी इग्नोर नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अब यहां पर आपका देखते हैं कौन प्रश्न सही करता है। तो आप देखेंगे जिन लोगों ने सोचा है पुरुष, सर्वथा गलत। यानी इसके लिए ये जो जिम्मेदारी है ये किस पर डाली गई है? स्त्री पर डाली गई है। इसीलिए आप देखते हैं स्त्री यानी लिंगानुपात को बढ़ाने का कितना प्रयास किया जाता है, किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाती है कि हमारा लिंगानुपात कम न होना पाए। आधे से अधिक आबादी में हमारी नारियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर ने नारियों के ऊपर ही ये जिम्मेदारी डाली है कि सृष्टि चलती रहे, जीवन क्रम चलता रहे। नारी नहीं होगी तो ये सब कुछ नहीं होना है। तो आपका सही उत्तर क्या हुआ? स्त्री। दोस्तों, अब इससे संबंधित एक जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं, जो हमारे धार्मिक परिदृश्य में अवलोकन करने से नजर आती है। जब सर्वप्रथम शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी, तो दोस्तों उन्होंने अपने जैसे ऋषि मुनि जैसे सृष्टि का उद्भव कर दिया। कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि मृत्युलोक खाली हो जाता है। शिव ने देखा यहां तो सृष्टि का निर्माण हुआ था, यहां तो कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब ब्रह्मा जी को याद किया गया, ब्रह्मा जी से ये नोटिस ली गई कि आपने इतनी सृष्टि का निर्माण किया था, यहाँ तो कोई है ही नहीं।
ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं भगवान, मैंने तो अपना काम किया। पर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब तहकीकात हुआ कि आखिर वो गए कहां, तो दोस्तों क्या हुआ कि सभी वैकुंठ में पधार रहे हैं, यानी मृत्युलोक में कोई बचा ही नहीं। तब जाकर के शिव ने कहा कि देखो, मैं बताता हूं कि सृष्टि का निर्माण कैसे होगा और कैसे ड्यूरेबल होगा। हमें एक बार सृष्टि का निर्माण करना है और वो कंटिन्यू चलती रहे, हमें बार बार उसके पीछे वर्किंग ना करनी पड़े। इसके लिए ब्रह्मा जी को बताया और उसी के साथ अपना अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया और बताया कि सृष्टि के निर्माण करने के लिए नर और नारी दोनों की अपरिहार्य जरूरत है। इस नर और नारी के साथ ही इस पृथ्वी में धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत्य का संघर्ष। और आप देखते हैं कि आज की डेट में वैकुंठ वही जाएगा जो निष्काम काम करेगा, ऐसा हमारे उपनिषदें कहती हैं, ऐसा हमारा धार्मिक पौराणिक अवलोकनों से हमें ज्ञान होता है कि अब हमें दोबारा सृष्टि निर्माण करने की जरूरत नहीं है। सब मृत्युलोक में चक्कर काटते रहेंगे, आते रहेंगे। यहां से मुक्त तभी होगा जब निष्काम काम करेगा। दोस्तों, आप समझ लीजिए आप कितने निष्काम काम करते हैं। तो आपको बताएं, इसमें अंतिम रोल हर जगह तक क्या आता है कि स्त्री ही इस सृष्टि के निर्माता है और सृष्टि का विकास उसी के माध्यम से चलता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर अगला है, परिवार के, नोट करें, परिवार के विभिन्न कार्यों में प्रमुख कार्य क्या है? परिवार के विभिन्न कार्यों में प्रमुख कार्य क्या है? जिसमें आपको दिया गया है धन कमाना। नंबर 1, धन कमाना, वंश वृद्धि, सुख सुविधाएं एकत्र करना और नौकरी करना। क्या? सुख सुविधाएं एकत्र करना, नौकरी करना, वंश वृद्धि करना, धन। अभी 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रमुख कार्य है? तो इसमें क्या होगा? न तो धन कमाना होगा, न सुख सुविधाएं एकत्रित करना होगा, न नौकरी करना होगा। क्या? वंश वृद्धि। क्या होगा? वंश वृद्धि होगा। तो आपका क्या उत्तर जमा हुआ? वंश वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं में मासिक धर्म संभवतः कब प्रारंभ होता है? बालिकाओं में मासिक धर्म यानी रजोधर्म कब प्रारंभ होता है? अब आपको दिया गया इसमें 16 से 17 साल, 11 से 13 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें आपका क्या होगा? 11 से 13 वर्ष। 11 से 13 वर्ष में रजोधर्म मासिक प्रवृत्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय नारी के लिए समाज में मान प्रतिष्ठा पाने हेतु आवश्यक क्या है? क्या क्वेश्चन है? भारतीय नारी के लिए समाज में मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, पाने हेतु आवश्यक क्या है? आप लिखिए, नोट करिए। नंबर 1 ऑप्शन, सुंदरता, स्वस्थ शरीर, मातृत्व। तो दोस्तों क्या होगा? मातृत्व। आप देखते हैं कि समाज में उस स्त्री की इज्जत नहीं है जिसके कोई बच्चे नहीं है। आप देखते हैं कोई औरतें उसको देखना ही नहीं चाहती हैं। किसी भी प्रोग्राम में अगर ऐसी स्त्री मिल गई तो अन्य स्त्रियां अपने आप मुंह फुलाना शुरू कर देती हैं और कोसना शुरू कर देती हैं कि दिन खराब हो गया, निसंतान मिल गई, बांझ मिल गई। तो मातृत्व ही उसकी मान प्रतिष्ठा है।
कि नारी बनी है, अगर मातृत्व तो नहीं हुआ तो फिर नारी अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के समय स्त्री में कौन से परिवर्तन आते हैं? गर्भावस्था में स्त्री में कौन से परिवर्तन आते हैं? आपको ऑप्शन मिलेगा शारीरिक, मानसिक, शारीरिक मानसिक दोनों, और एक ऑप्शन है कोई नहीं। अब आप देखेंगे इसमें एक प्रश्न, एक ऑप्शन मिल गया शारीरिक और मानसिक। अगर इसमें शारीरिक और मानसिक उत्तर ज्वाइन दोनों ना होते तो आपका उत्तर आ जाता शारीरिक। लेकिन आपका बेस्ट ऑप्शन इसमें है कि वास्तव में स्त्री में परिवर्तन शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों में होते हैं, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा शारीरिक न होकर के शारीरिक एवं मानसिक हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, साधारण स्त्री की अपेक्षा गर्भवती को कैलोरी की मांग कितनी अधिक होती है? साधारण स्त्री की अपेक्षा या उसके बजाय गर्भवती को कितनी कैलोरी की अधिक जरूरत होती है? जो कैलोरी मिल रही है उसको वो तो मिल रही है, बट एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? 300, 400, 500, 600, कितनी चाहिए दोस्तों? 300 कैलोरी एक सामान्य महिला से उस महिला के लिए अधिक चाहिए जो महिला प्रेग्नेंट है, यानी गर्भधारण किए हुए है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सर्वोत्तम दूध कौन सा है? क्या है? बच्चों के लिए सर्वोत्तम दूध कौन सा है? यानी मां का दूध, गाय का दूध, डब्बे का दूध और भैंस का दूध। क्या क्या बताया? मां का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, डब्बे का दूध। अब आप देखिए इसमें डब्बा और गाय पे न जाइए, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मां का दूध। कौन सा दूध है? मां का दूध है, यानी जो मां का दूध बच्चे को काम करेगा, दूसरा उसकी जगह वो काम नहीं कर सकता। मां की जो दूध की बात है वो मेडिकेटेड है, जो उससे उसको स्वास्थ्य लाभ होगा वो दूसरे से नहीं होगा। और जो अपनी मां का दूध नहीं पी पाते हैं, आप देखते हैं उनके मस्तिष्क संतुलित विकास नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थियों के निर्माण में, यानी हड्डियों के निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में तथा उनकी मजबूती के लिए आवश्यक तत्व कौन सा चाहिए? लोहा चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो क्या चाहिए दोस्तों? कैल्शियम। दांत, मसूड़े, हड्डियां, इन सब की मजबूती के लिए क्या चाहिए आपको? कैल्शियम की मात्रा चाहिए। प्रतिदिन हमारी डाइट शीट में कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि शिशु के आगमन की तैयारी कब से शुरू होती है? शिशु के आगमन की तैयारी कब से शुरू होती है? आप देखिए, आपको ऑप्शन दे रहे हैं। शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद, शिशु के गर्भ में आते ही, गर्भावस्था के तीसरे माह से और गर्भावस्था के 9वें माह से। यानी शिशु के आगमन की तैयारी कब से होती है? 3 माह के बाद, या जन्म के बाद, या गर्भ के साथ, या 9 माह। अब आप देखते हैं
यहाँ पर न जन्म के बाद, न 9 माह के बाद, न 3 माह के बाद, यहाँ गर्भ में बच्चे के आने के साथ ही साथ आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हर महिला का गर्भावस्था के साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में उसका कार्ड बन जाता है और हर माह के हिसाब से उसको इंजेक्शन, उसको मेडिसिन, उसकी जांचों की प्रक्रिया पहले ही कर दी जाती है और नियत तिथि के अनुसार वो जांचें, मेडिसिन चलती रहती है। यानी कह सकते हैं कि गर्भ में आने के साथ ही शिशु के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिनमें हमारी सरकार की महती भूमिका है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सरकार के हिसाब से भारतवर्ष में कोई भी जो भी महिला गर्भवती होती है, तत्काल अपने नियरेस्ट अस्पताल में अपनी सुविधा अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन कराए और सरकारी चीजों का लाभ ले। वो केवल हमारे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन फिर भी हम लोग आलस्य कर जाते हैं। ये जागरूकता का भाव समझिए, हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं है इसका मतलब समझिए। और कभी कभी तो दोस्तों आप सबका स्टेटस सिंबल लेके चला जाता है। इसलिए हमें हेल्थ और एजुकेशन में हमें कहीं भी स्टेटस सिंबल में अपने को बलिदान न करना पड़े। अगला प्रश्न है कि जन्म के बाद बच्चे को रोना आवश्यक है। जन्म के बाद बच्चे को रोना आवश्यक है। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, रोने से फेफड़े फैलते हैं और बच्चे का श्वसन प्रारंभ हो जाता है, पहला ऑप्शन। रोने से फेफड़े फैलते हैं और श्वसन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा, रोने से आंसू निकलते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है, रोने से भूख लगती है। रोने से पता चलता है बच्चा जिंदा है या नहीं। अब देखिए आपके कैसे ऑप्शन बनाए गए हैं। इस ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सबसे पहली चीज है, देखिए बाल्यकाल में जब बच्चा, अवस्था में जब बच्चा आता है, उसका एक ही काम है। क्या काम है? सोना और रोना, और उसके बाद हंसना। उसकी यही व्यायाम है, यही क्रीड़ाएं हैं, यही उसकी वर्किंग है, यही उसका जॉब है। तो जब बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर यूं मार करके उसको रुलाने का प्रयास करता है, वास्तव में उससे उसके फेफड़े फैलते हैं और श्वसन प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे नाड़ा कटता है, आप देखते हैं जैसे बच्चा ने अपना धरती पर पदार्पण किया, जन्म लिया, नाड़ा कटा, उसके बाद जैसे ही वो संपर्क में आता है, सबसे पहले डॉक्टर या नर्स या दाई जो भी हो, उसको सबसे पहले गलथरी में मारता है, रुलाता है अगर वो नहीं बच्चा रोता है, जिससे रुलाने से तत्काल फेफड़े फैलने शुरू हो जाएंगे, पंपिंग शुरू हो जाएगी और क्या होगा? श्वसन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बच्चा प्रोसीड कर जाएगा। क्योंकि अगर ये चीज न हुई तो बच्चे के जीवन को संकट है। तो एक तो आपका ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न ये है कि बच्चे को मां का दूध कब प्रारंभ करवाना चाहिए? बच्चे को मां का दूध कब प्रारंभ करवाना चाहिए? कब करवाना चाहिए? जन्म के समय, यानी जन्म के तुरंत बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। यानी जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मां का दूध चाहिए। और आप देखते हैं वहां सब महिलाएं जानती हैं कि सबसे पहले डॉक्टर कहता है दूध पिलाइए। इंक्वायरी सबसे पहले वही होती है, रुलाना, दूध पिलाना, प्रकाश से बचाना, क्योंकि पहले सप्ताह बच्चे को प्रकाश नहीं दिखाया था कि उसकी रोशनी को खतरा है। तो इस प्रकार से
ये हमारा क्वेश्चन का उत्तर हुआ। जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को दूध कितने कितने समय के अंतराल में पिलाना चाहिए? बच्चे को कितने समय के अंतराल में दूध पिलाना चाहिए? आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है आधा औंस का पेट होता है, फिर धीरे धीरे 1 औंस होता है, तो कितने घंटे के बाद? 1 से 1.5 घंटे के बाद उससे बराबर दूध पिलाते रहना है। क्यों? पेट में जगह कम है। मैंने बताया आधा औंस, फिर 1 औंस कितना आएगा? ये आपने नहीं सोचा कि दूध पलट दिया, इसका पेट बहुत भरा हुआ है, ही कितना है उसमें? अब उसके शरीर की मशीनरी तंत्र के लिए कुछ तो कंजम्पशन चाहिए, तो वो तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें घंटे 1.5 घंटे के बीच में अल्टरनेट अपने आप उसे दूध पिलाने की प्रक्रिया से वाकिफ रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाना चाहिए। वाई? पेट की हवा बाहर निकल जाए, दूध नीचे पहुंच जाए, दूध पच जाए, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या ऑप्शन दिया? क्या ऑप्शन दिया? पेट की हवा निकल जाए, दूध पच जाए, और क्या ऑप्शन दिया? दूध नीचे पहुंच जाए। सोचने वाली बात है, दूध पिएगा तो नीचे ही जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन दिया गया, पता नहीं कौन सा सोच ले कि दूध अटका हो, पेट में लगाएगा तो नीचे चला जाएगा। अभी छोटा बच्चा, रास्ता जाम हो। नहीं, भगवान ने जो मशीनरी बनाई है बहुत सुंदर बनाई है। भगवान ने सृष्टि जब बनाया तो उसके पहले उन्होंने बहुत खूबसूरत प्लान तैयार किया कि मनुष्य को बनाना कैसे है। आप देखिए, हर मनुष्य को बनाया गया है, सब मनुष्य का सांचा अलग है, किसी का एक जैसा सांचा नहीं है, लेकिन सारी मशीनें व्यवस्थित हैं। आपकी बनाई हुई मशीनों से कहीं सशक्त हैं, जबकि सबसे सॉफ्ट हैं। आप देखते हैं कि जब आप पानी निकालते हैं नल से, तो देखते हैं कभी कभी जब नल बिगड़ता है तो देखते हैं नल ही पूरा खराब, अंदर सड़ा हुआ लोहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि वही आप पानी पी रहे हैं तो आपका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोहा सड़ रहा है, लेकिन आपकी आंतें सड़ नहीं रही हैं। कितना मजबूत बनाया। इट मींस कितना खूबसूरत प्लान तैयार किया, कितनी बेहतर व्यवस्था करके हमारी संरचना की शरीर की, लेकिन फिर भी हम उसका रखरखाव नहीं कर पाते हैं। समझाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन नो, फिर भी उसको अवॉइड करते हैं। ये जो आपको कंपटीशन में पढ़ाने वाली शिक्षा है, ये बेहद बहुत आवश्यक है। ये आपके दैनिक दिनचर्या में भी 4 चांद लगाती है, और उसके साथ साथ आपको एक सरकारी नौकरी भी देने में सक्षम है। सबसे पहले तो आप उससे अपनी शारीरिक अभिक्रियाएं मजबूत करेंगे, सामाजिक स्टेटस मजबूत करेंगे, इकोनॉमी मजबूत करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, क्योंकि व्यवहारिक रूप से सब चीजों का इस्तेमाल करने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन कुछ लोग फिर भी नागवार हैं, पढ़ेंगे लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो कहने का मतलब है, पेट की हवा बाहर निकल सके, इसके लिए उसको गले से, कंधे से लगाया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चा यदि रात में बिस्तर गीला करता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चा यदि रात में बिस्तर गीला करता है तो उसे क्या करना चाहिए? मारना चाहिए 2-4 थप्पड़ घसीट करके, या फिर डांटना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, फटकारना चाहिए, दूसरे बिस्तर में लुढ़का देना चाहिए, या फिर स्नेहपूर्वक समझाना चाहिए? क्या आजकल छुछराहट तो सी लगती है? नहीं, क्या करना होगा?
स्नेह से समझाना हो गया, स्नेह से समझाना है जिससे कि वो बिस्तर गीला ना करे, कि आपको जब भी सुसु लगे तो आपको बताना है। आप अगर वो बताने पर आप इरिटेट होंगे तो वो नहीं बताएगा, और स्वाभाविक है कि फिर आप डांटेंगे फटकारेंगे तो ये आपकी जीवन शैली का पार्ट नहीं है। फिर तो आपका मां बनने का हिकोरो नहीं होना चाहिए। जिस चीज को करिए उसके गुण से परिपूर्ण नहीं है तो उसका मतलब नहीं है। अगला प्रश्न आपको, बच्चा पैदा होने के समय उसका वेट क्या होता है? 2.7 केजी से लेकर के 3 केजी तक। ये एक सामान्य एवरेज की बात बताई गई है, लेकिन अगर गर्भावस्था के दौरान अगर उसका मेंटेनेंस, अगर उसकी डाइट पर विशेष ध्यान रखा जाएगा तो वास्तव में ये बच्चा 3 नहीं 3.5 पौने 4 किलो तक का भी हो सकता है। और यदि अगर उसका बेहतर तरीके से, सामान्य तरीके से भी अगर डाइट शीट का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये बच्चा 2.7 केजी नहीं बल्कि 1.5 किलो का भी हो सकता है, जो कि परिपक्व भी नहीं होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आमतौर पर शिशु कितने घंटे सोता है? आमतौर पर शिशु कितने घंटे सोता है? मैंने अभी आपको बताया कि शिशु का काम है सोना, रोना, हंसना। यही उसकी अभिक्रियाएं हैं, हाथ पैर चलाना, यही उसका गुजराव है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि शिशु को कम से कम 24 घंटे में 20 घंटे सोना चाहिए। कितने घंटे सोना चाहिए? 20 आवर्स। 24 आवर्स में 20 आवर्स उसको सोना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका कहां पर लगाया जाता है? बीसीजी का टीका कहां पर लगाया जाता है? बीसीजी का टीका कहां पर लगाया जाता है? दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में? क्या दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में, दाएं हाथ के निचले हिस्से में, बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में, बाएं हाथ के निचले हिस्से में? 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं कि बीसीजी का टीका आखिर लगाया कहां जाएगा? यहां या यहां, यहां या यहां? क्या सोच रहे हैं? दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में। किसमें लगाया जाएगा? दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में। दाहिना हाथ है, उल्टा नहीं समझ लेना, ये यहां पे लगेगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चेचक का टीका कहां लगाया जाता है? चेचक का टीका कहां लगाया जाता है? दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में, या किसी में भी, या पीठ में? चेचक आप जानते हैं कि 1920 से 30 के आसपास, उसके बाद 60-70 के दशक में भयावह स्थिति में था। 60-70 के दशक में इतना भयावह स्थिति में था, उसके बाद उसकी वैक्सीन तैयार हुई, टीका तैयार हुआ। हर एक आदमी को स्कूल में टीके लगते थे, हर बच्चे को टीके लगते थे, पकड़ पकड़ के टीका लगवाया जाता था, लोग बचने का प्रयास करते थे। दोस्तों, ये चेचक भी हमारा वायरस जनित रोग है, और आपको पता होना चाहिए कि अभी आप कोरोना से परेशान हैं। उस समय 30 लाख व्यक्तियों की मौत चेचक से हुई थी। जितना भी हम लोगों की एज का आदमी है, सबको चेचक के टीका लगे हुए हैं, कंपलसरी लगते थे। ठीक है, तो कहां पर? बाएं हाथ में। इसका उत्तर क्या होगा? बाएं हाथ में चेचक का टीका लगता है। ये सब फिक्स हैं,
इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। इसीलिए वो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं कि आप टीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों के बारे में क्या जानते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में आप जानते क्या हैं? अगर उनके बारे में जानते नहीं तो आप पढ़ाएंगे क्या? नेक्स्ट, अगला प्रश्न था, पोलियो का टीका किस रूप में होता है? पोलियो का टीका किस रूप में होता है? सुई में, गोली में, और पीने की दवा में, या कैसे? एक वैक्सीन आती है, पीने की दवा में ड्रॉप पिलाया जाता है, इसलिए कहता पोलियो पल्स आकर के डाल दिया गया। आप देख रहे हैं हम लोगों ने पोलियो, ये भी दोस्तों वायरस से ही जनित रोग है। पोलियो में हम लोगों ने पूरा विजय प्राप्त कर लिया है। और ये आपको एक प्रश्न आपको अलग से बता देते हैं कि 2013 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका था। 2013 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका था, जिसमें महती भूमिका निभाई है अंतरराष्ट्रीय रोटरी ने। अंतरराष्ट्रीय रोटरी ने सरकार को कंधे में कंधा मिलाकर के सपोर्ट किया है और पूरा रोटरी का दायित्व तो उसने संभाला है, खाली सरकारी मैन पावर लिया है। इस तरीके से भारत में 2013 में पोलियो को खत्म कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पोलियो मुक्त भारत कब हुआ, तो आप बता सकते हैं 2013। इस तरीके से प्रश्न आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैजा का संक्रमण सबसे अधिक कब होता है? हैजा का संक्रमण सर्वाधिक किस सीजन में होता है? जाड़े में, बारिश में, मानसून आने पे, गर्मी में। तो दोस्तों कब होता है? गर्मी में होता है। कब होता है? गर्मी में होता है। ट्रिपल वैक्सीन में कौन कौन सा टीका होता है? ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका होता है? एक प्रश्न आ जाए तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। क्या होगा? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। और कौन सा नहीं है? ट्रिपल वैक्सीन में किसका टीका नहीं है? देन यू कैन से तपेदिक। क्या होगा? तपेदिक उसमें से नहीं है। तपेदिक नहीं है, लेकिन है कौन कौन? काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनस। ये आपको मैंने 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न टीटी और सुपर टीटी के लिए मैंने बताए हैं। इनको आप बाखूबी अपने नोटबुक में नोट करें और उनको पढ़ें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न बताएंगे उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, बशर्ते वो काम आपको तब आएंगे यदि आप उनका व्यवहारिक प्रयोग करेंगे, आप उनको पढ़ाई करेंगे। इसलिए जब भी वीडियो उठाएं पूरा वीडियो देखें, अपने साथियों को शेयर करें और जिसने सब्सक्राइब न किया हो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो अगला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को पुनः